I am Iman Fatna, fourth year MBBS student at King Edward Medical University and also secured third position in my MDCAT and was also in top 10 in my university merit list. Before moving towards the topic, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मुझे याद है कि जब मैं MDCAT की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक वीडियो देखी थी किसी मेडिकल स्टूडेंट की। वो अपनी पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में था और उसके पहले अटैम्प्ट में 88% एग्रीगेट था और दूसरे अटैम्प्ट में 95% एग्रीगेट। डेट वाज ह्यूज और मैं इम्प्रेस हुई थी और मुझे लगा था कि ये तो नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है। मुश्किल ऐसे कि जैसे पहाड़ चढ़ना हुआ। लेकिन अभी यहाँ बैठ के और आई एम आल्सो रिपीटर, मेरे पहले अटैम्प्ट में 85% एग्रीगेट था और ना किसी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं चाहती थी वहाँ पे भी एडमिशन नहीं हो रहा था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी और सेकेंड अटैम्प्ट में 96+ एग्रीगेट मैंने सिक्योर किया। तो मुझे लगता है कि नाउ आई थिंक कि ये सेफ़ प्लेस है कि मैं कह सकूँ कि पहाड़ चढ़ा जा सकता है। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। माई टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ व्हाट आर द एलिमिनेशन टेक्निक्स दैट इंस्टेंटली इंक्रीज योर एक्यूरेसी। हम पहले ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको वहाँ बैठ के अगर आप बिल्कुल ब्लंट हैं, अगर आपसे सॉल्व हो ही नहीं रहा और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कौन से MCQs को पिक करें और आप बिल्कुल ब्लंट हैं, तो हम पहले ऐसे इंस्टेंट टेक्निक्स की तरफ चलते हैं जो MDCAT के दिन आपकी मदद करेंगे। तो पहली टेक्निक उसमें ऑपोजिट स्ट्रेटजी। ऑपोजिट स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। वो ये कि अगर 4 MCQs हैं और उनमें से 2 MCQs आपको लग रहे हैं कि कंप्लीट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनमें से कोई एक ठीक हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% ठीक होगा, क्योंकि ये ज़ही सी बात है कि ये तुक्का स्कीम है, लेकिन वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबल कह सकती हूँ, बट 100% नहीं। अब दोबारा से हम अपनी टेक्निक की तरफ वापस आते हैं। तो ऑपोजिट स्ट्रेटजी, उसमें एक ऑप्शन जो कि ऑपोजिट है वो करेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप सोचेंगे 4 MCQs हैं। उन 4 MCQs में 2 MCQs ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक MCQ है 0, दूसरा MCQ है 2 एंड तीसरा MCQ है 3 एंड चौथा MCQ -2। तो बहुत चांसेस हैं कि 2 और -2 में से ही कोई आंसर होगा। ये मैं फिर कह रही हूँ कि 100% ठीक नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यही होता है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट इंस्टेंट टेक्निक की तरफ चलते हैं कि अगर आप ब्लंट बैठे हुए तो आप कौन सी टेक्निक को चूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने सुनी भी है और मैंने देखी भी है पेपर्स में। तो दूसरी टेक्निक्स की तरफ हम चलते हैं, तो उसकी सिमिलर बट स्पेसिफिक। अब ऐसे है कि आपको 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस ठीक हैं और दोनों ऑप्शंस ठीक होंगे, लेकिन चूज़ तो आपको किसी एक को ही करना है। तो आप उसको कैसे चूज़ करेंगे? तो अगर 4 MCQs हैं और 4 MCQ में 2 ऑप्शंस हैं जो आपको ठीक लगे हैं, उसमें से एक MCQ जो कि ज़्यादा स्पेसिफाई है वो ठीक होगा, उसको आपको मार्क करना है। ज़्यादा स्पेसिफाई कैसे? जैसे अगर आपको पता है कि एक टिश्यू होता है, टिश्यू सेल से बनता है और सेल्स आगे ऑर्गेनेलिस। अगर हमारे पास सेल वाला ऑप्शन है, ऑर्गेनेली वाला ऑप्शन है, तो हम ऑर्गेनेली वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। हम ज़्यादा स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर इसी माइंडसेट से पेपर सेट करता है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ। तीसरी इंस्टेंट टेक्निक वो है कि अगर आपके पास 4 MCQs हैं, उनमें से आपको पता चला है कि आपको एलिमिनेट करना है, आपको समझ नहीं आ रही है आप एलिमिनेट कैसे करें, तो उसकी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है कि जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादातर एग्जामिनर एक्सट्रीम ऑप्शंस ठीक नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि आपको समझ आ रही है कि 3 MCQs हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, लाइक अब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी के चांसेस हैं, जबकि एक MCQ बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर 3 MCQs में से अगर एक MCQ का 1, दूसरे का 0.1 एंड तीसरे का 0.01 है एंड द फोर्थ वन इज़ 90, तो आपको देखने में ही समझ आ रही है कि 90 तो नहीं होगा इसका आंसर। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज़ नॉट 100% राइट, बट 90 नहीं होगा। इसका आंसर उन 3 MCQs में ही से कोई होगा। तो इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं और वहाँ बैठ के आपको अंदाज़ा हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे इसी ब्लेंड टेक्निक्स की तरफ। तो अगर कोई क्वेश्चन है और आपको ट्रिक कर रहा है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही और आपने उसकी स्टेटमेंट रीड की है पहली दफ़ा और आपके माइंड में मिली सेकेंड्स आपको नोटिस करना पड़ेगा और अटेंशन आपकी वहीं पे रहनी चाहिए। उस मिली सेकेंड्स के अंदर आपको उसका आंसर मिल रहा होगा अगर आप नोटिस करें तो। उसके लिए आपने क्वेश्चन रीड किया, आपके दिमाग में आंसर आया, अब आपने MCQs देखे और आपको लगा कि ये लॉजिकली ये भी ठीक हो सकता है, लॉजिकली वो भी ठीक हो सकता है, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया जो आपके फर्स्ट मिली सेकेंड्स में आपके दिमाग ने आपको आंसर दिया था।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका गलत हो सकता है। अब जो फर्स्ट मिली सेकंड पे आपका दिमाग आंसर देता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपको नहीं पता हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो रीड किया होता है, कहीं ना कहीं वो आपने गो थ्रू किया होता है, लेकिन आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा होता है पर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहा होता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये भी एक ट्रिक होती है। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर चारों ऑप्शंस आपको एक जैसे लग रहे हैं तो फिर ट्रिक थोड़ी सी इनवैलिड हो जाती है। अब हम चलते हैं, अब एक टेक्निक है जो कि थोड़ी सी वियर्ड है, जो कि मैंने अपने टाइम पे चूज़ की थी और थोड़ी सी, लेकिन मैंने कभी किसी को बताई नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए ताकि किसी की भी हेल्प हो सके। तो वो ये कि मैं जब एमडी देने जाती हूँ या कोई भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं और जा रहा होता है, वो उस एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। अब मैं अपने फोकस को मुझे वापस लाने के लिए तो मैंने बहुत स्कूल टाइम पे आई गेस वो टेक्निक कहीं ना कहीं से खुद ईजाद की, मुझे नहीं पता चला कि वो टेक्निक कुछ है। तो मैं क्या करती थी कि मैं जाती थी वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में बैठती थी और एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के अगर मेरा थॉट प्रोसेस कहीं और जा रहा है तो मैं एक रेड कलर का देखती थी, कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पे मेरे पास रेड पेंसिल है या कोई ना कोई रेड कलर है उस पूरे रूम में, तो मैं उस रेड कलर को देखती थी एक बार या फिर 2-3 बार आप कह रहे हैं देखती थी, उसके बाद अपनी आंखों को बंद करती थी ऐसे करके, जैसे मैंने वो थॉट प्रोसेस गायब कर दी। तो मुझे तब नहीं आइडिया था कि कोई ऐसा कुछ प्रोसीजर होता भी है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला, मैंने एक पॉडकास्ट सुना कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि एक टेनिस प्लेयर था, वो भी अपने हर मैच से पहले कोई ना कोई स्पेसिफिक मूवमेंट करता था, अपनी बॉटल्स को स्पेसिफिक जगह पे अलाइन करता था। आपको पता है कि वो टेनिस प्लेयर कौन सा है? चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ, आर। आप कमेंट्स में आर से उसका नाम स्टार्ट होता है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि कौन है। अब इसी ब्लेंड थ्योरी में हमारी लास्ट टेक्निक रह गई है, और लास्ट टेक्निक ये है कि आपको पता है कि आपको अपना एमसीक्यूज़ पूरा रीड करना है, और आप जब एमसीक्यूज़ रीड करते हो और क्वेश्चन रीड कर रहे होते हो तो वहीं पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर वर्ड होगा। आपको बहुत केयरफुली उस क्वेश्चन को रीड करना है, हर एक वर्ड को केयरफुली रीड करके आगे जाना है। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। एंड द सेकंड रूल इज़ कि आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको आइडिया हो गया कि इसका आंसर तो फर्स्ट ही है, इसका आंसर तो मुझे पता है कि यही होगा। आपने वो आंसर देखा और ए पार्ट में उसका आंसर मिल गया आपको, आप बहुत खुश हो गए, आपने उसको टिक किया, बबल में फिल किया और आगे मूव कर दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं कि डी ऑप्शन में A+B बहुत था और बी ऑप्शन भी ठीक था, और फिर आप उसको अपनी जल्दबाजी की वजह से वो एक एमसीक्यू जो आपको आया था वो आप गलत करके आगे मूव ऑन करके। तो एमसीक्यूज़ को रीड करना, अच्छे से रीड करना, वो भी फुल एमसीक्यूज़ को स्टेटमेंट प्लस बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम एक ऐसी टेक्निक्स की तरफ चलते हैं जो कि, अब ये टेक्निक्स तो ऐसी थी कि आपको वहाँ पे बैठ के कुछ समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो, लेकिन अब हम ऐसी टेक्निक की तरफ आपसे बात करेंगे जो कि हार्ड वर्क से आती है, जो कि एमडीकेट से पहले से आती हैं। क्योंकि जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई ब्लेंड वाली, उससे आपको कुछ एमसीक्यूज़ तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो सकता, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एडमिशन ही लेना चाहते हैं। तो एडमिशन के लिए आपको ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं उसको घुमाऊँ और आपको बताऊँ और वो ठीक हो जाए। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही है, उसके लिए आपको बुक्स को तो क्रैम करना है, उसको तो रटे लगाने ही लगाने हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है कि कैसे आपको करना है। अब हम चलते हैं इसी प्रोसीजर की तरफ कि आपको एमडीकेट से पहले क्या करना है कि आप एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकें। अब हम उस टेक्निक की तरफ चलते हैं। तो पहली टेक्निक एंड द मोस्ट ऑब्वियस एंड द मोस्ट मेजर वन इज़ प्रैक्टिस। मुझे नहीं पता कि मैं इसको कितना एम्फेसाइज़ करूँ और कितना एम्फेसाइज़ मैं कर सकती हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो कि नहीं हुआ, जो कि मुझसे क्लियर नहीं हुआ, उसकी मेजर मोस्ट गलती यही थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा वो डिमांड थी। क्योंकि मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि हम लोग मैट्रिक और एफएससी के लेवल से आए होते हैं, और मैट्रिक, एफएससी और एमडीकेट के पेपर बहुत डिफरेंट है। अब मैट्रिक और एफएससी के पेपर में अगर हम देखें तो उसमें रिटन पार्ट होता है, एमसीक्यूज़ पार्ट होता है, और जो रिटन पार्ट होता है वो ज़्यादा वेटेज कर रखता है, और जो एमसीक्यूज़ पार्ट होता है वो कम वेटेज रखता है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि हमें रट्टा लगाना है चीज़ों को, उसको ठीक करना है। एमसीक्यूज़ भी डिफरेंट लेवल पे होता है, जैसे एमडीकेट में नहीं होते। तो हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ब्रेन में वो वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हमें इसको अडेप्ट करना और चेंज करना, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा। हमें ये चीज़, जब हम शुरू में एमडीकेट में जाते हैं उसकी तैयारी में, तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे पिछले न्यूरल कनेक्शंस हैं और हमें अपने न्यूरल कनेक्शंस को चेंज करना है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें उतना बेहतर है, क्योंकि आपके न्यूरल कनेक्शंस आपके रिपीटिशन से ठीक होंगे। आपके जितनी ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा आपके प्रैक्टिस करने के न्यूरल कनेक्शंस और एमसीक्यूज़ के न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो पिछला आपका न्यूरल कनेक्शंस है वो वीक होंगे अगर आप उसको रिपीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस में
बिल्कुल ब्लेंडली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें कि आप बैठें और ब्लेंडली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। प्रैक्टिस आपने शुरू से करनी है ताकि आपकी न्यूरल कनेक्शन ठीक है। पहले दिन आपने टॉपिक पढ़ा और आपने उसको प्रैक्टिस किया। आप पहले दिन क्या होगा कि आपके 100 में से 80 मार्क्स आएंगे, 70 मार्क्स आएंगे। और माइंड इट, ये बुरे मार्क्स नहीं है क्योंकि वो पहले दिन के मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस करनी क्या है, करनी कैसे है। ब्लेंडली प्रैक्टिस नहीं करनी, उसका इतना फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस आपने करनी है सबसे पहले कि आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया और अपना टाइम मैनेजमेंट की तरफ हम अगली बार जाएंगे। आगे थोड़ी देर में जाते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की तरफ। अब हम चलते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपने पूरे एमसीक्यूज़ सॉल्व किए। एमसीक्यूज़ सॉल्व करके 90 आपके जितने भी मार्क्स आए, आप गए उन एमसीक्यूज़ की तरफ जिनको आपने गलत किए, जो कि आपके रॉन्ग थे। आप उन एमसीक्यूज़ की तरफ गए। आपने ये नहीं देखना कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ भी। आपने पहले तो अपने मार्क्स देखने हैं, आप कितने एनालाइज किए, मार्क्स कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जाना है कि जो एमसीक्यूज़ आपने रॉन्ग किए और जो उसका आंसर था, वो आंसर और आपका जो आंसर था उसमें थॉट प्रोसेस का क्या डिफरेंस था, कि आपने क्या थॉट प्रोसेस के साथ उस आंसर को पिक किया था और उस आंसर को नहीं पिक किया था। आपने एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देखनी, आपने सिर्फ उस चीज़ को देखना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था। जब आपने ये समझ लिया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपने जाना है इसके नेक्स्ट मूव की तरफ। नेक्स्ट में आपने देखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन। आपने देखना है कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था और मैं इस कॉन्सेप्ट को किस तरह देख रहा था, या मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे नहीं आता और कौन से कॉन्सेप्ट में मुझे काम करने की ज़रूरत है। आपने एक्सप्लेनेशन कर ली। अब तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ के लिए आप देखेंगे डिस्कशन। आप करेंगे अगर आप अपने, बहुत अच्छा तो ये है कि आप टीचर्स के साथ करें, लेकिन अगर आपको टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, अगर वो बिज़ी हैं, तो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो ज़रूर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक आता है आपको बहुत अच्छे से, तो आप दूसरे को समझाएं। ये मत समझें कि आप अगर किसी को बताएंगे तो आप कुछ अपना दे रहे हैं। आप बल्कि सोचें कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से उसका, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी और वो कंसेप्ट आपको नहीं भूलेगा। आपको वो कंसेप्ट जो कि आप याद करके करेंगे और वो कंसेप्ट जो कि आप मेमोरी पावर से करेंगे, जो कि आपने सुना के किया है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं कि प्रैक्टिस के लिए एक और बहुत बड़ी ये है कि बायो की तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बायो इज़ लाइक रोटा बेस, तो बायो की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैं कहूँगी इट्स सच अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि बायो में आपका मेजर पोर्शन ही बायो का लाइक है। मुझे पता है कि जैसी बातों पर इतना ट्रिकियर नहीं है, लेकिन फिर भी बायो में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आपके अगर 81 मार्क्स एक सब्जेक्ट होल्ड कर रहा है और इतनी ज़्यादा मेजर है, तो आपको लगता है, आपको ये आप कहते हैं खुशफहमी में कि बायो में क्या ज़रूरत है, बट उसमें बहुत ज़रूरत है। आपको जितना सब्जेक्ट में आप दूसरों को टाइम दे रहे हो उतना ही बायो में देने, क्योंकि बायो इज़ अ मेजर पार्ट होल्डिंग। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस के अलावा दूसरे नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टेक्निक की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी क्वेश्चन और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप एमडीकेट में बैठे हुए हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन अब क्वेश्चन आया है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। आपने सॉल्व करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ और आप कंफ्यूज हो गए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और आगे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आए और आप कंफ्यूज होते रहे, पैनिक में आ गए कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। उस ट्रिकी क्वेश्चन को, जो आपसे कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा सॉल्व, उसको एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो आपसे नहीं हो रहा, देन मूव टू द नेक्स्ट। अगर आप उसी क्वेश्चन पे अटके रहेंगे तो क्या होगा कि आप उसका टाइम फ्रेम, बाकी क्वेश्चंस का टाइम फ्रेम से वो काट रहे हैं। आपको वो क्वेश्चंस काट रहे हैं जो कि आपको आते हैं, जो कि आपके फ्लो में चल रहे हैं, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आपको जितना रिग्रेट वो क्वेश्चन छोड़ने का होगा जो आपको आते हैं और फ्लो में, वो इतना रिग्रेट उस क्वेश्चन का नहीं होगा जो कि आप जिस पे अटके हुए थे। ट्रिकर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोड़ने का आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा जितना आप इतने क्वेश्चन छोड़ चुके हैं जो कि आपने उसको टाइम दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ हम चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इस पर मैं जितना एम्फोसाइज करूँ कम है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपकी एमडीकेट वाले दिन स्टार्ट नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट आपकी उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है। जब आपने पहली दफ़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, तब से आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि आपके 180 एमसीक्यूज़ में 180 ही मिनट्स हैं, मतलब हर एमसीक्यूज़ का 1 मिनट। तो आपको क्या करना है कि आपको अब ये 180 एमसीक्यूज़ के लिए आपको, ये बात नहीं है कि हर एक एमसीक्यूज़ पे 1 ही मिनट लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि बायो के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको रीड मत दें, और लेकिन आपको उस पर 1 मिनट नहीं लगता, उस पर आपको 30 सेकंड्स लग सकते हैं, 40 सेकंड्स लग सकते हैं मैक्स, लेकिन वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब वो टाइम बचा के आपने क्या करना है, वो टाइम को आपको क्रिएट करके आपको उस पर बबल फिल करने में लगाना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ आपने उस पर लगाना है।
अब टाइम मैनेजमेंट होता क्यों नहीं है? एक तो ये कि हमारे अंदर प्रैक्टिस स्किल नहीं है कि हमने पहले से पास्ट पेपर्स बैठ के किए नहीं है, और पास्ट पेपर्स जब हमने नहीं किए और हमने टाइम मैनेज नहीं किया और हमने ये नहीं देखा कि हमारा टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, और हमारी स्पीड कितनी है, हमें स्पीड को कैसे मॉडिफाई करना है, हमने जब ये किया ही नहीं। और एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कि लोग कहते हैं कि 180 MCQs है तो सब 180 मिनट के एंड तक ही होना चाहिए। नहीं, आप आखिर के 5 मिनट बचा के रखिए। आपको नहीं पता था 5-10 मिनट, आपको नहीं पता कि MCQs MDCAT का कैसे आएगा, ये तो आप पास्ट पेपर्स करें कि आप तक कैसे आ जाए। तो आपको अपनी स्पीड को ऐसे रखना है कि आखिर में कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे रखें कि आपके 5 मिनट पहले हो जाए उन 5 मिनट में, ताकि आपके पास टाइम मार्जिन है। अब टाइम मैनेजमेंट होता कैसे नहीं? आपने स्पीड भी मॉडिफाई कर ली, आपने पास्ट पेपर्स को भी टाइम पे कर लिया, MDCAT से पहले आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब आप MDCAT वाले दिन आए तो एक चीज़ आती है जो कि उससे पहले नहीं होती, और वो है पैनिक। आप पैनिक मोड में चले जाते हो। आपको लगता है अगर हुआ नहीं हुआ, अगर आपका 1 साल मिस हो गया, अगर आपका ड्रीम आपसे छूट गया, आपके दिमाग में डिफरेंट थॉट प्रोसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या होगा दिन के आखिर में, मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं। तो इसके लिए ये एक स्ट्रेटजी है, और ये कि आप जब MDCAT से पहले देख रहे होते हो MCQs को और अपने इसको, तो आप इसको देख रहे होते हो कि जैसे आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू सब कुछ इसी में लाई कर रही होती है। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है, तो मैं आपको इससे एग्जांपल देना स्टार्ट करती हूँ ताकि शायद आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाहती हूँ। कि अगर जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो आप उससे पहले आपको, जब आप पहला इफ्तार लेते हो, आप पहला मील अपना लेते हो, तो वो आपकी नीड होती है। लेकिन उसके बाद इफ्तार के बाद जब आप सेकंड मील लेते हो या कोई डिज़र्ट लेते हो, स्वीट लेते हो, तो वो आपकी विश में चला जाता है। आप उसको खा के उसका आप मूड अच्छा होता है, आपका मूड इनलाइटन करने के लिए आप सेकंड मील लेते हो, वो आपकी नीड नहीं रह गया। अब जब MDCAT आप देने जा रहे हो, तो MDCAT देने से पहले, हर दिन पहले, आपके लिए MDCAT एक मेन मील की तरह है। मेन मील मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए, वो आपकी नीड है। लेकिन जब आप MDCAT देने आए तो वो आपका मेन मील MDCAT देते हुए और MDCAT देने के बाद वो आपका मेन मील नहीं है, वो आपका सेकंड मील है, जिसकी आपको विश है। लेकिन उसके बगैर भी आप वर्थी हो, उसके बगैर भी आप वैल्यूएबल हो, उसके बगैर भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। फिर इस तरह आप अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ जाओगे तो आपके अंदर वो पैनिक वाला मूड नहीं आएगा। अब ये है कि कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में भी ऐसी थी कि बिल्कुल लास्ट तक जाते तक भी बुक हाथ में और बस रीड करी जा रही हूँ कि क्या पता कुछ आ जाए, क्या पता ये रिवीजन मेरी छूट गई हो, क्या पता ये हो जाए। बट बात ये है कि उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में मैंने उस दिन बुक खोली भी नहीं। उस दिन मैंने घर वालों से बात की। सुबह मैं रात को सोच के सोई थी कि मैं सुबह बुक नहीं खोलूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। और मैं सुबह उठी और मैं आराम से तैयार हुई, मैंने अपनी मम्मा से बात की। उसके बाद मैं आराम से उस सेंटर पे गई। सेंटर पे जाके मैंने डिफरेंट स्ट्रेंजर्स से बात की और उनकी स्टोरी सुनी मैंने, और मुझे आइडिया हुआ। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया बहुत फ्रेश और बहुत इनलाइटन मूड में। तो इसके अलावा मैं आप मुझे बताएं, आप कौन से स्टूडेंट्स में से हैं? वो स्टूडेंट जो लास्ट में बिल्कुल एग्ज़ाम के लास्ट तक अपनी बुक हाथ में लेके चलते हैं, या वो स्टूडेंट के जो सेंटर में बुक लेके नहीं जाते? आप कमेंट्स में बताइएगा आप कौन से स्टूडेंट्स में से हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, और वो है बबल फिल करना। पहले मैंने आपको इससे पहले बताया टाइम मैनेजमेंट। तो बबल फिल करने के लिए आपको टाइम देना है। उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको स्पेसिफिक टाइम रखना है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बबल फिल करना। बबल फिल करने की जो मेरी टेक्निक होती थी वो ये होती थी कि मैं बबल फिल करने के लिए बबल्स लिए और मैंने पहला बबल सॉल्व करना स्टार्ट किया और उस पर डॉट लगाया, उसको पूरा फिल नहीं किया। ऐसे करते करते मैं क्वेश्चंस में मूव करती गई और अब क्वेश्चन आया जो कि मुझे छोड़ना है, जो कि एक क्वेश्चन था, ट्रिकर क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा था। तो बहुत स्पेसिफिकली मुझे देखना है कि मुझे उसकी जगह छोड़नी है। ऐसे नहीं है कि मैं उसकी जगह फिल कर दूँ, बहुत बड़ा नुकसान है ये। उसके बाद हमने वो जगह छोड़ी जो कि हमने क्वेश्चन छोड़े हुए। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ गए, हमने वही पॉइंट फिल किया। अब हम दोबारा से सेकंड राउंड की तरफ चलेंगे। सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे? सेकंड राउंड में हम जो पॉइंट फिल किया हुआ था हम उसको कंप्लीट फिल करेंगे। अब ऐसे कुछ MCQs रहे हैं जो रह जाएंगे, जैसी बात है कि हमें नहीं आ रहे थे। अब हम उन MCQs की तरफ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। 5, 10 जो भी MCQs है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो हमसे नहीं हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करेंगे और उसको लास्ट में फिल करते जाएंगे। और इस तरह आपको अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई रह भी गए तो आपको इतना नहीं दुख होगा जितना कि अगर आपके वो वाले क्वेश्चंस रह गए जो आपको आते थे। अब हम नेक्स्ट और एक मेजर चीज़ की तरफ जाते हैं, वो है पैनिक, स्ट्रेस लेवल। एक्चुअली में पैनिक आपने कभी नोट किया हो और स्ट्रेस आपने कभी नोट किया हो, आता कहाँ से, इसका रूट कोज क्या है? और मुझे लगता है कि बहुत सा अभी तक मेरी लाइफ में भी बहुत सा कंपैरिजन से कि कोई बहुत आगे जा रहा है, आप बहुत एवरेज रह रहे हो, आप बहुत पीछे रह गए हो रेस में। और
मुझे याद है कि मेरी दफ़ा भी ऐसा था कि MD-CAT में मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। अब MD-CAT में क्या हुआ कि हमारे क्लास टेस्ट हुआ और वहाँ पे सब मेरी फ्रेंड्स का, बाकी लोगों का मेरे से बहुत हाई स्कोर थे और मेरा बहुत पीछे था। मतलब जो क्लास के लो स्टूडेंट्स में से नहीं होता, मेरे मार्क्स वो थे और मैं बहुत सैड हो गई कि मेरे मार्क्स बहुत नीचे लाइक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वो MD-CAT के दिन से कुछ अरसे पहले की बात थी और मैं और सैड हो गई कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की, फिर भी मेरे मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे। तो मैं वहाँ पे गई और तब मुझे समझ आई कि मेरा कंपैरिजन इन लोगों से नहीं है। अगर मैं इन लोगों से कंपैरिजन करती रहूँगी तो हमेशा सैड रहूँगी, हमेशा स्ट्रेस में रहूँगी। मेरा कंपैरिजन खुद के साथ है। मेरा कंपैरिजन ये है कि मैं कल कितना बेहतर कर रही थी, आज मैं उससे बहुत बेहतर कर रही हूँ। अगर कल मेरे 90 मार्क्स आ रहे थे तो मेरे आज 95 मार्क्स आने चाहिए। मेरा मुकाबला खुद ही से है, मेरा कंपैरिजन खुद से। इस तरह आप हर दिन को अपना स्केड्यूल बनाएं और हर दिन के आखिर में देखें कि आप पिछले दिन से कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो और पिछले दिन से आप कितना आगे जा रहे हो। अब हम इसके लास्ट पे जा रहे हैं और लास्ट में मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे कि इसकी बहुत लंबी जर्नी है और मैं बहुत बार खुद डिसअपॉइंट हुई। तो मुझे पता है कि आप दरमियान में नाउम्मीद हो जाते हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप ना हर वक्त बुक्स पे रीड कर रहे होते हो सब, लेकिन मैं कहूँगी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग नेचर पे जाएं और नेचर में देखें कि दरख्त को देख लें। दरख्त के पत्ते कैसे झड़ जाते हैं लेकिन वो अपनी जगह पे मजबूत तनावर वहीं पे खड़ा रहता है। आसमान को देखें, आसमान कितना बड़ा है और ये हर परिंदे को उड़ने के लिए जगह देता है। और ज़मीन को देखें, ज़मीन उन्हीं परिंदों के लिए दाना पानी का वसीला क्रिएट करती है। नेचर में बहुत सी होपफुल की एग्जांपल्स हैं। अगर आप सिर्फ नेचर को देखना स्टार्ट कर देंगे तो आप में बहुत उम्मीद आएगी इंशाल्लाह। अब एक और टेक्निक थी, थोड़ी सी वियर्ड है, वो रेड थ्योरी की तरह ये टेक्निक भी थोड़ी सी वियर्ड है। और वह ये कि जब मैं MD-CAT की जर्नी में थी तो मुझे ख़ुद को मोटिवेट करना आता था। मैं कहीं ना कहीं से, मैं कुछ भी सुन रही हूँ, मैं इस तरह की, मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, उर्दू पोइट्री, तो मैं कुछ भी सुन रही होती हूँ तो मैं उसको ना रिलेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब क्या होता था कि मैं कोई भी पोइट्री सुन रही हूँ और उसको साथ रिलेट करना स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत थी, लेकिन इस तरह मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए खुद कुछ मोटिवेशनल लाइन्स बनाएं कि अगर आप सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो आप खुद को वो मोटिवेशन लाइन बोले। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वॉल में स्टिकी नोट लगा के उसको लिखें और अपने साथ बिल्कुल अपनी स्टडी वर्क में आप उसको अपने दिमाग में रखें। इस तरह की एक पोइट्री है, अगर आपको देखें कि वो पोइट्री ऐसी है कि माली दा कम आ पानी पाना पर मशका पावे, मालिक दा कम आ फल फुल लाना लावे या ना लावे। इसका मतलब ये है कि गार्डनर जो है, गार्डनर का काम, उसके काम से मेहनत करना है। उसका ये है कि वो पानी डाले, जबकि उसके हाथ में ये नहीं है कि वो फ्लावर्स आ सकें, वो फल फूल वो लेके आ सके। वो अल्लाह ताला का काम है, आपको अल्लाह ताला पे ही छोड़ना है वो काम। और लास्ट में आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि द बेस्ट टेक्निक इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड टू प्रे टू अल्लाह पाक जी।